हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विथ राजा पर। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे बहुत ही मस्त होंगे। तो चलिए पुनः आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर के आ गया हूँ और आज का वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका भी एग्जाम मैट्रिक का होने वाला है। तो प्लीज़ उन सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिए। और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हिंदी का। और आज हिंदी का मैं वैसे सभी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि बोर्ड में आने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को जितना भी हो सके आप लोग अच्छी तरह से देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आने वाला है ना, बिल्कुल हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आएगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, तो इसीलिए कहते हैं कि वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक बार निवेदन है कि अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ ना तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक बात मैं बता दूं कि जब भी एग्जाम होगा और सबसे पहले आंसर की मैं ही उपलब्ध रहूँगा लेकर के, तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा कि जब नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तभी आपको नोटिफिकेशन पहुँचेगा। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि अज्ञे का जन्म कब हुआ? अज्ञे का जन्म कब हुआ? तो मैं इसका आंसर बता दूं कि इनका जन्म 1911 ईस्वी में, ऑप्शन बी में हुआ। ऑप्शन बी है 1911 ईस्वी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ध्यान से देखिएगा कि दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में बात हो रही है। तो हम लोग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उर्वशी। ऑप्शन सी उर्वशी जो किताब था इसी के पर इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि नवतखाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? नवतखाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन सी व्यक्ति चित्र। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो मैं इसका आंसर बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भरतेंदु हरिश्चंद्र। कौन? भरतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि भारत माँ की श्रेष्ठ मुख्य की तुलना कवि ने किससे की? तो इसका आंसर मैं बता दूं कि इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन डी नीचे की ओर देखते हैं, इस ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन दो छाया युक्त चांद की ओर। क्या? छाया युक्त चांद की। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि मिट्टी अबोध मूर्ति कौन है? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो इसका मैं आंसर बता दूं कि ऑप्शन आंसर होगा जनता। ऑप्शन बी जनता। ऑप्शन चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? ऑप्शन 1 में देखिए क्या लिखा है कि प्राचीन सभ्यता की खुशहाली का, आधुनिक सभ्यता के विकास का, प्राचीन सभ्यता की मानवीय विभीषिका का। और ऑप्शन डी में क्या लिखता है कि आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा, मानवीय विभीषिका का। तो मैं इसका आंसर बता दूं कि इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी में कि आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा, मानवीयता, विभीषिका का। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा डबल क्वेश्चन है, इसको इधर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा मुहर्रम। ऑप्शन डी मुहर्रम। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्ता व बढ़िया शिक्षा क्या है? उत्तम या बढ़िया शिक्षा क्या है? तो मैं बता दूं इसका ऑप्शन होगा अहिंसक प्रतिरोध। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी अहिंसक प्रतिरोध। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि वाणी कब 20 के समान हो जाती है? वाणी कब 20 के समान हो जाती है? तो इसका आंसर है राम नाम के बिना। ऑप्शन 10 का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए राम नाम के बिना। तो मैं एक बार और निवेदन करना चाहता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को उन सभी विद्यार्थियों तक जरूर शेयर कीजिएगा जिनका भी एग्जाम मैट्रिक का है, और उन सभी तक जरूर इसलिए शेयर कीजिएगा क्योंकि उनको इससे क्या होगा, या तो पढ़ नहीं होगा तो उनको
दोबारा से क्वेश्चन पहला बार मिल जाएगा, और जो पढ़ चुके होंगे उनको रिवीजन हो जाएगा। और किसी भी चीज़ में रिवीजन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है एग्जाम से पहले। तो क्या होगा कि इनसे उनको रिवीजन होगा तो अच्छे मार्क्स आने की संभावना ज़्यादा रहती है। जो भी हो रिश्तेदार में, अब जहाँ भी जिस भी ग्रुप में हो सभी ग्रुप में वीडियो को फैला दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि रसखान के रचना काल के समय किस राज्य काल था? रसखान के रचना काल के समय किसका राज्य काल था? तो इसका आंसर होगा जहांगीर, ऑप्शन सी जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा? कवि ने पर्जन्य किसे कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा बादल को, किसे? ऑप्शन सी बादल को। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि साहित्य की परंपरा का एक पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस सभ्यता में संभव है? तो मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर होगा समाजवादी व्यवस्था में, ऑप्शन सी समाजवादी व्यवस्था, ऑप्शन सी। चलते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? बहुत विवेक क्वेश्चन है, इसको याद नहीं कर लीजिएगा कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ। तो इसका आंसर होगा 4 फरवरी 1938। कब? 4 फरवरी 1938, इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि ला माद जो क्या है, ल माता मिलेज द अभिनयो जो लिखा हुआ है किसकी कृति है? तो इसका आंसर मैं बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिसाको, किसका? सॉरी पिकासो। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम बढ़ते हैं। और एक बार बता दूं कि इतना स्पीड पढ़ने का एक ही कारण है कि क्वेश्चन 100 है, और 100 क्वेश्चन को वीडियो बनाने का एक ही पर्पस रहता है कि 100 क्वेश्चन हो और वीडियो थोड़ा मतलब कि बहुत ही छोटा हो, ताकि आपको ज़्यादा देर देखने की ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो, इसलिए थोड़ा सा स्पीड पढ़ता हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि लाल शतुरुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? लाल शतुरुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा 14वीं सदी के फ्रेंच क्रांति तक, 14वीं सदी से के फ्रेंच क्रांति तक। क्वेश्चन नंबर 17 की हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा कि मछली कहानी, देखिए पछली लिखा है, इसका आंसर, इसका लिखा क्या होगा? मछली। क्या होगा? मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो निम्न मध्य वर्गीय परिवार का, निम्न मध्य वर्गीय परिवार का। हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो मैं बता दूं इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहती हैं? सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनजान स्मृतियों को। किसको? ऑप्शन बी अनजान स्मृतियों की। ऑप्शन 19, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि नगरी लिपि के आरंभ लेख हमें कहाँ से मिल हैं? नगरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो इसका मैं आंसर बता दूं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिणी भारत से। कहाँ से? ऑप्शन सी दक्षिणी भारत से। क्वेश्चन नंबर 21 में बोलते हैं हम लोग कि बेतमा दानपत्र किस समय का है? बेतमा दानपत्र किस समय का है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन हो जाएगा 220 ईस्वी। 220 ईस्वी ऑप्शन ए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में ध्यान से देखिए क्या आने वाला है कि क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7वें पीढ़ी के। कितना? 7वें पीढ़ी के। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है, ध्यान से देखिए, इधर से थोड़ा सा छोटा कर दे इसको हम, कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए महावरी खर्च देने का निर्णय लिया? क्वेश्चन नंबर 23 का है कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए महावरी देने का निर्णय लिया? तो मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर होगा 50 रुपये। ऑप्शन ए 50 रुपये। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए 50 रुपये। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है कि उत्तर भारत के नगरी लिपि के लेख कब मिलने लगे? उत्तर भारत के नगरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं?
तो इसका हम अब लोग ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन देखते हैं हम लोग कि कब से मिलने लगे हैं। तो इसका आंसर होगा 8वीं सदी से। ऑप्शन ए 8वीं सदी से। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 25 की ओर कि बहादुर को कितने रुपए की, बहादुर को देखिए ध्यान से, कि बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया था। बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया था। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन 11 रुपये, ऑप्शन बी 11 रुपये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। बुढ़ापा में अब आ गया है ग्रामर। क्वेश्चन क्या है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका आंसर होगा पा, ऑप्शन ए पा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसका आंसर है उच्छ्वास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उच्छ्वास। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। फिर शुद्ध वाला आ रहा है ग्रामर का ही, कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो देखिए चारों ऑप्शन में हमको क्या करना है कि शुद्ध को चुनना है। तो इसका आंसर है चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष, ऑप्शन ए चरमोत्कर्ष। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में ध्यान से देखिए है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। फिर शुद्ध वाला आ गया, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका भी आंसर होगा, इसका आंसर देखिए फूलों की एक माला ला दीजिए, फूलों की एक माला ला दीजिए। इसका ऑप्शन होगा सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना, मुहावरा आ गया कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 का, तो इसका आंसर है कि बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या होगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन डी बुद्धि भ्रष्ट होना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि कितने वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर होगा वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सॉरी ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कितने की ओर, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो मैं 32 का बता दूं कि स्वर वर्णों की संख्या लगभग नहीं बिल्कुल ही 11 होती है, 11 या 11। तो इस चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने की ओर, 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। तो 33 में क्या बोला है कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। व्यंजन वर्ण, नीचे करते हैं इसको, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का, तो इसका आंसर मैं तो बता दूं कि ऑप्शन सी 33। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने 34 की ओर। 34 में क्या बोला है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान, क वर्ण का उच्चारण स्थान किया जाता है। क, तो इसका आंसर मैं बता दूं क का हो जाएगा ऑप्शन टी, क का हो जाएगा ऑप्शन डी कंठ। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है कि स्वर्ण का उच्चारण स्थान है। स्वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो स्वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। मतलब क्या होता है तालु। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला है, छ और स वर्ण का उच्चारण स्थान है। छ और स का उच्चारण स्थान है, तो इसका आंसर है तालु, ऑप्शन सी तालु। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 37 में क्या है कि म का उच्चारण स्थान क्या है। म का उच्चारण स्थान क्या है, तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन सी नासिका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है कि न का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर डी का, सॉरी यार, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि न का उच्चारण स्थान क्या है। न का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नासिका। देखिए थोड़ा सा स्पीड में बोलने के कारण क्या कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाता है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है कि ऊ का उच्चारण स्थान, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका आंसर मैं बता दूं, ऑप्शन देखते हैं कि इसका आंसर होगा ओट्स ऊ, मतलब ऑप्शन बी होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 से क्वेश्चन नंबर 40 में बोला है कि हिंदी वर्णों में कुल संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णों में कुल संख्या कितनी होती है, तो 44, ऑप्शन बी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने 41 की ओर की अ का उच्चारण स्थान क्या है। अ का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका आंसर होगा अ का उच्चारण स्थान कंठ, ऑप्शन ए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है कि ल का उच्चारण स्थान क्या है। ल का उच्चारण स्थान क्या है, तो
उच्चारण स्थान से बहुत सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, तो देख लीजिएगा कि उच्चारण स्थान से क्वेश्चन भी आते हैं, तो इतना नहीं लेकिन आते हैं। लॉ का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉ। लॉ तो इसका देखिए थोड़ा सा बोल करके देखिए कि लॉ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दांत। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने की ओर, 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहा है कि ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है, ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ एवं तालु, कंठ प्लस तालु। मतलब तो क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 में केवल है कि अंगः का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला है कि अंगः का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, नासिक। ऑप्शन डी नासिक हो जाएगा। हम चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर कितने की ओर, 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि र का उच्चारण स्थान क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहा है कि र का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मूर्धन्य। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 की ओर। 46 में है कि स का उच्चारण स्थान क्या है। क्वेश्चन नंबर 46 में है कि स का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रहा है कि ई और ई के वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। क्वेश्चन नंबर 47 ई और ई के वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तालु। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 में कि प और व का उच्चारण स्थान क्या है, प और व का उच्चारण स्थान क्या है, तो दंत और ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 49 में। 49 में क्या है कि सुदारता सूरदास, थोड़ा सा स्पीड में बोलने के कारण देखिए क्या क्या चीज़ बोला रहा है हमसे। सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है, सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला है कि स्थिर कौन सी संख्या है, संख्या नहीं संज्ञा, स्थिर कौन सी संज्ञा है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन भी भाववाचक संज्ञा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर है रामविलास शर्मा। ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग चलते हैं 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 के बोला है कि रामायण की रचना किस भाषा में है, रामायण की रचना किस भाषा में है, तो इसका आंसर है संस्कृत भाषा में है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 53 की ओर हम लोग कि अमरकांत लिखित कहानी, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, तो इसका आंसर है बहादुर। ऑप्शन डी बहादुर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर कि बहादुर का बाप कहाँ मर गया था, बहादुर का बाप कहाँ मर गया था, तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। देखिए कि बहादुर का बाप कहाँ मर गया था, तो इसका आंसर देखिए कि ऑप्शन हो जाएगा ए युद्ध में। कहाँ, ऑप्शन ए युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला है कि दत्त दीजी के ने किस ने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इसका देखिए 55 का क्या होगा कि 55 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 55 का ऑप्शन बी लड़की ने। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 में मिले कि नगरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, नगरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन बी निबंध है। क्या होगा, निबंध है। क्वेश्चन नंबर 57 के चलते हैं कि स्वदेश शीर्षक पाठ के रचनाकार है, स्वदेश शीर्षक पाठ के रचनाकार है, ऑप्शन डी प्रेमघन। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 में कि रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है, तो इसका आंसर है जर्मन भाषा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 59 की ओर कि 59 में जीत जीत में निखरत हूँ पाठ साहित्य की विधा है, जीत जीत में निखरत हूँ पाठ साहित्य की विधा है, तो इसका आंसर होगा साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो चाचा थे। ऑप्शन सी चाचा थे। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ किस विधा की है, किस विधा की है, लौट कर आऊँगा पाठ की विधा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कविता। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 62 में कि विशेषण के भेद
होते हैं, विशेषण के भेद होते हैं। तो इसका आंसर है 4, ऑप्शन डी 4। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए कि कुंवर नारायण रचित पाठ है, कुंवर नारायण रचित पाठ है। तो इसमें से कुंवर नारायण का रचित जो पाठ है उसको हमको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन बी, एक वृक्ष की हत्या। क्वेश्चन नंबर 64 में बोल रहे हैं हम लोग, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, अब इतना पर क्वेश्चन कि या लुटकी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डारो, मतलब कविता है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो अब तुमको बताना पड़ेगा कि देखिए किताब पढ़ रहे तब ना। तो इसका अब 64 का हो जाएगा, मैं बता दूं कि 64 का हो जाएगा रस खान। इसका लेखक कौन है? रस खान। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला है कि बुद्धिज्म का कम्युनिज्म बुद्धिज्म का कम्युनिज्म के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 के आंसर हो जाएगा, देखिए नीचे हम चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाबा भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी बाबा भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है 4, ऑप्शन ए 4। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 में बोला है कि नानकाना साहब का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 67 में नानकाना साहब का संबंध है गुरु नानक जी से, किससे? गुरु नानक जी से, सिख धर्म के पहले गुरु। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर कि नाखून हमारी, देखिए नाखून हमारी डैश के अवशेष हैं, नाखून हमारी डैश के अवशेष है। तो इसका आंसर पशुता का अवशेष है, ऑप्शन सी 68 के ऑप्शन सी होगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 में कि आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है, आधुनिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है, ऑप्शन देखने के साथ कि कब से मिलने लग जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 8वीं 9वीं शताब्दी से, 8वीं 9वीं सदी से। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि अमरकांत का जन्म हुआ, अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ, यही पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का भाव यही है कि अमरकांत का जन्म कब हुआ। तो इसका आंसर है 1925, ऑप्शन बी 1925। क्वेश्चन नंबर 71 में है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 71 में बोला है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इसका आंसर है बचपन। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 में बोला है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता, क्वेश्चन नंबर 73 में क्या बोला है कि रूसी जाति के अस्मिता को दृढ़ करने वाले साहित्यकार, रूसी जाति के अस्मिता को दृढ़ करने वाला साहित्यकार कौन है? तो इसका आंसर पूछ रहा है हमसे। तो इसका आंसर है लियो टॉल्स्टॉय। कौन? लियो टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर 74 में हम लोग बोलते हैं कि कथक नृत्य के परे माने जाते हैं, कथक नृत्य के परे माने जाते हैं पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन ए पंडित बिरजू महाराज। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या बोला है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन 75 में बोला है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर है दूध, नहीं है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। कैसे? देखिए कि यहाँ पर बता क्या रहा है कि भलाई भाव है, शुद्धता भाव है, अच्छा भाव है, तो क्या होगा? ऑप्शन बी क्या होगा? दूध। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर कि जीत जीत में निखरत हूँ पाठ के केंद्र में है, जीत जीत में निखरत हूँ पाठ के केंद्र में है। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन होगा सी बिरजू महाराज, ऑप्शन सी बिरजू महाराज। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या बोला, 77 में क्या बोला है कि अज्ञ ने सूत्रपात किया किसका? प्रयोगवाद का, किसका? प्रयोगवाद का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का उदाहरण है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर हम लोग कहते हैं 79 में कि मदन है डैश, मदन है डैश। तो इसका आंसर हम लोग बता दें कि किरानी का बेटा, किरानी का बेटा। क्वेश्चन नंबर 80 में हम लोग बढ़ते हैं कि अन्य पुरुष डैश भेद हैं। अब इसमें से भेद पूछ रहा है किसका? संज्ञा का, विशेषण का, सर्वनाम का। क्वेश्चन नंबर 80 में तो इसका मैं आंसर बता दूं कि इसका आंसर हो, देखते हैं ऑप्शन देखे पूरा कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। कितना है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 81 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में कि पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा किसने? तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन
ए पिता ने, ऑप्शन ए पिता ने। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 82 की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 में ध्यान से देखिए क्या है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक है, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक है या कौन है हमको बताना है। तो इसका है जीवनानंद दास, ऑप्शन डी जीवनानंद दास। क्वेश्चन नंबर 83 में है कि जापान पर परमाणु बम गिराया, जापान पर परमाणु बम गिराया। तो इसका आंसर पूछ रहा है कि कौन गिराया, तो इसका आंसर है अमेरिका ने। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन भी हो जाएगा अमेरिका ने गिराया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 84 की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 में देखिए कि रोन नदी डैश में है, मतलब रोन नदी कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 84 का यही पर्पस है कि रोन नदी कहाँ है। तो इसका मैं ऑप्शन देखते हैं और बताते हैं कहाँ है। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या है होगा, इसका आंसर होगा फ्रांस है। कहाँ होगा, ऑप्शन बी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर हम कहते हैं 85 में कि द्विगु समास, द्विगु समास या हाँ जो कुछ नहीं है क्वेश्चन नंबर 85 में, तो इसका आंसर है भाई बहन, ऑप्शन बी भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 86 में क्या बोल रहा है कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। तो क्वेश्चन नंबर 46 का मैं बता दूं, इसका आंसर होगा कुएं में पालने के लिए, ऑप्शन सी कुएं में पालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 87 में है कि कविता नहीं है, कविता नहीं है और इसमें से कौन कविता नहीं हमको ये बताना है। तो इसका आंसर मैं बता दूं शिक्षा और संस्कृति क्या है, कविता नहीं है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 88 की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 में केवल है कि मोहरा नदी शहर से दूर थी, मोहरा नदी शहर से दूर थी 3 मील, कितना 3 मील। क्वेश्चन नंबर कितना होगा 89। क्वेश्चन नंबर 89 में बोला है कि राजदूत में है डैश, राजदूत में है डैश। इसमें कुछ क्या पूछ रहा है, समास हमसे पूछ रहा है। तो राजदूत में क्या है, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास है। क्या है, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 90 की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 में बोला है कि अभिनयो डैश नदी के किनारे अवस्थित है, अभिनयो डैश नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका होगा रेन नदी के किनारे, कौन, रोन नदी के किनारे। चलते हैं क्वेश्चन हम अभिनव अभी स्थित में वर्तमान में है कहाँ, तो कहाँ है, फ्रांस में। पहले आया था ना कि रोन नदी कहाँ स्थित है, फ्रांस में। तो क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 91 के ओर गिरधर लाल है डैश, गिरधर लाल है डैश। तो इसका आंसर है मदन का पिता, ऑप्शन सी मदन का पिता। क्वेश्चन नंबर 92 में चलते हैं 92 कि संतु डैश के बारे में, संतु डैश के बारे में, संतु डैश के मार कप रहा था, मतलब कि डैश क्वेश्चन पूछ रहा है संतु किसके कारण कप रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन होगा क्या, ठंड के कारण की कप रहा था। क्वेश्चन नंबर क्या चलते हैं 93 की ओर कि बहुव्रीहि समास में डैश, बहुव्रीहि समास में डैश। क्वेश्चन नंबर 93 थोड़ा नीचे करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 93 बहुव्रीहि समास में डैश। अब बहुव्रीहि समास क्या बोला है, तो इसके बारे में हमको पता करना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कोई प्रधान नहीं होता है, कोई प्रधान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 94 में चल रहा है कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वविधता संपद और प्राकृतिक सौंदर्य से परिभूत देश है। तो इसका आंसर होगा 94 का ऑप्शन डी, कौन देश है, भारत देश है। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या बोल रहा है कि कमरुद्दीन का जन्म डैश में हुआ था। क्वेश्चन पूछने का भाव इसका क्या है कि कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी में, बिहार में हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 में बोल रहा है हम लोगों को कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर है पूर्ण जन्म। क्वेश्चन नंबर कितने हैं 97 की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डैश निवासी थे, मतलब बिस्मिल्लाह खां के परदादा कहाँ के निवासी थे। तो इसका आंसर है डुमराव का, कहाँ के, डुमराव के, ऑप्शन ए डुमराव के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 98 में है कि मछली कहानी के लेखक है, मछली कहानी के लेखक है तो विनोद कुमार शुक्ल, कौन, विनोद कुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या पूछ रहा है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा, धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। तो इसका आंसर होगा धर्मजोर आत्मा, ऑप्शन डी धर्मजोर आत्मा। क्वेश्चन नंबर लास्ट और आखिरी 100 नंबर क्वेश्चन है कि जन्म से ही पागल थी कौन, जन्म से ही पागल थी कौन। तो इसका आंसर है मंगू, ऑप्शन सी मंगू। तो
मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं बता दूँ और इस वीडियो के बारे में कि अगर हिंदी में अगर अच्छा नंबर लाना है तो सभी पाठ के लेखक का नाम आपको याद रखना महा जरूरी, देखिएगा रखना महा जरूरी है। और सभी पाठ के लेखक के जितने भी किताब का नाम उन्होंने किताब लिखी हैं उन सभी किताबों का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा अच्छा नंबर अगर लाना है तो। और ग्रामर में भी आपको समास संधि ये सब पढ़ के ही अच्छा से जाइएगा, तभी आपको मैट्रिक में हिंदी में अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का होता है। अब 50 नंबर ऑब्जेक्टिव लाने के आपको क्या करना पड़ेगा कि 100 ऑब्जेक्टिव को डील करना पड़ेगा, 100 में किसी 50 को ही डील करना पड़ेगा। तो अच्छा से आप जानिएगा तभी आपको इसका आंसर अच्छे से मिल पाएगा। अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक अगर अब तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिए। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों और जितने भी फ्रेंड हो सब के यहाँ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करते हैं और जितने भी व्यू बढ़ते हैं तो मेरा क्या होता है कि मोटिवेशन बढ़ता है, और ये वीडियो डालने का मुझे क्या होता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। अभी तो कुछ होता नहीं वीडियो डालने से, तो इसी पर्पस होता है कि किसी न किसी को ये वीडियो से हेल्प हो सके। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और मैं बताता हूँ कि फिर इस तरह की वीडियो एग्जाम तक मैं अपलोड करते रहूँगा, तो इसके लिए नोटिफिकेशन आपको ऑन रहना महा जरूरी है। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद।